नमस्कार, आप सभी का नेशन वन में बहुत स्वागत है। जोशीमठ की खिसकती जमीन और दरारों के दर्द को लेकर जोशीमठ के कुछ युवाओं ने पैदल यात्रा करने का फैसला किया और ये यात्रा जोशीमठ से देहरादून यानी कि 300 किलोमीटर की यात्रा तय की गई। उनमें से आज एक सचिन रावत हमारे साथ जुड़े हैं। सचिन, बहुत बहुत स्वागत है आपका नेशन वन में। थैंक यू सचिन, ये मैम। जो 300 किलोमीटर की यात्रा आप कर रहे हैं, ये क्यों कर रहे हैं? मैम, ये 300 किलोमीटर की यात्रा इसलिए कर रहे हैं, जिस तरीके से हमारा जोशीमठ में जो आपदा आई है, जो मानव से रची हुई आपदा है, जो सबसे बड़ा कारण इसका एनटीपीसी बता रहे हैं। जो वैज्ञानिक इसरो की रिपोर्ट से और जो खुलासे हुए हैं, एनटीपीसी को इसका कारण दिया है। ऐसे तमाम जितनी कंपनी है जो हमारे हिमालय पे आ रही है, और जिस तरीके से ये सुरंगें कर रही है, और ये रेलवे का काम चल रहा है और सुरंगें भी कर रही है, तो उस तरीके से हमारा हिमालय किस तरीके से नष्ट हो रहा है, हमारा जोशीमठ भी जो है इस तरीके से नष्ट हो गया। इस पे कोई सरकार, प्रशासन कोई एक्शन नहीं दे रही है। जी। आपकी सरकार से क्या मांगे हैं? जितने आप लोग हैं जो यात्रा कर रहे हैं, उनकी संख्या क्या है? और इन लोगों की सरकार से यानी कि उत्तराखंड की जो धामी सरकार है, उससे क्या मांगे हैं? हमारी सरकार से यही मांगे हैं कि जो हम जोशीमठ से हम 10 युवा आए हैं, तो ये 10 युवा जो आए हैं, और जो जोशीमठ की संघर्ष समिति की जो मांगे हैं, पहले आपदा घर इस सबको मतलब कि वो किया जाए, आपदा पीड़ित सब पे लाया गए। और इन्होंने कि जिस तरीके से हमारे जोशीमठ में जो ये आपदा आई है, और जो 66 दिन हो चुके हैं धरने को वहाँ संघर्ष समिति के में दिया है, वहाँ सभी लेडीज या जेंट्स सभी बैठते हैं। तो इससे यही लगता है कि कोई जोशीमठ की कोई बात नहीं सुन रहे हैं, इसलिए वो भी धरने में, स्ट्राइक पे हमेशा बैठ रहे हैं। आज 66 दिन हो गए हैं और उससे ऊपर चल रहा है। इससे यही है कि हमारे जो जोशीमठ की जितनी भी जनता है, सबको पीड़ित घोषित किया जाए कि यह आपदा से पीड़ित है। और ये भी सरकार नहीं कर रही है, क्योंकि अब 200-300 घर में जिस तरीके से ये आपदा आई है, घर टूटे हैं, तो उससे सभी का अर्थव्यवस्था बिगड़ चुकी है। एक दूध बेचने वाले से लेके एक गाड़ी चलाने वाले तक, सारी की ऐसी हालत खराब हो रही है कि वो कुछ नहीं कर सकता है। क्योंकि आजकल का सीजन हमारे जोशीमठ में ये था कि इससे पहले जब ये आपदा आई तो स्कीइंग का था। औली में स्कीइंग इतना चलता है कि हम लोग गुजारा स्कीइंग से भी करते हैं। तो और वो हमारा जो है वो भी बंद हो चुका है स्कीइंग। और अब ये खुलने वाला है बद्रीनाथ के कपाट। तो इस तरीके से हम ये टेंशन में है कि बद्रीनाथ के कपाट में भी जो आएंगे यात्री कहाँ रहेंगे। जिस तरीके से हमारी सरकार बोल रही है कि जोशीमठ सेफ है, अभी भी यही बोल रही है हमारी ये ये सरकार, सीएम बोल रहे हैं हमारे पुष्कर सिंह धामी। जिस तरीके से जोशीमठ में 30% ही मतलब कि जो नुकसान हुआ है, 70% सेफ है। तो हम ये पूछना चाहते हैं कि 70% आप बता दीजिए कहाँ पर सेफ है, हम वहां तरीके से घर बनाएंगे अपना। और ये भी इन्होंने नहीं बताया। और जो मुआवजे की बात है, जो घर इन्होंने रुपए दे रहे हैं घर बनाने के लिए, तो इन्होंने अब जमीन डिसाइड ही नहीं की कहाँ पर तुम जमीन लोगे और कहाँ पर बनाओगे। घर के लिए रुपए दे दिया और जमीन के लिए नहीं दिया है, और पता ही नहीं रहे कहाँ जमीन मतलब की मिलेगी। जी। सचिन, अगर सरकार आपकी मांगे अभी भी नहीं सुनती है यानी कि देहरादून आने के बावजूद भी जो आप मांग कर रही हैं उसे अनसुना किया जाता है, तो उसके बाद आप क्या करेंगे? तो इस पे तो क्योंकि सरकार को सुनना चाहिए ये बातें, क्योंकि कहते हैं देवभूमि गॉड मतलब भगवान का है, देवभूमि जो जी। उत्तराखंड है भगवान का है। तो इनको सबसे पहले, क्योंकि ये हर चीज में मतलब कि मतलब कहते हैं हमारे मतलब कि जो यूपी के भी मुख्यमंत्री हैं योगी, वो कहते हैं कि सरांतरी का है जो है ये, इनको इतने कल्चर देखने से मतलब इनको ये होना चाहिए कि जोशीमठ जिस तरीके के शंकराचार्य का है, तो इनको एक्शन करना चाहिए। ये कि नहीं कि हम अगर हमारी बात नहीं सुनेंगे तो हम मतलब स्ट्राइक में वहां बैठ जाएंगे। पर ये इस तरीके से स्ट्राइक में इंसान तब बैठता है जब हमारी बातें नहीं सुनते हैं। क्योंकि उनको होना खुद चाहिए हमारी सरकार को कि जोशीमठ जिस तरीके से है,
अच्छा पवित्र माना जाता है। सबसे पहले जोशीमठ, बद्रीनाथ से, शंकराचार्य से, और इनको ये होना चाहिए कि इस तरीके से हिमालय में जिस तरीके से इन्होंने वो कर दिया है विकास के नाम पे विनाश, जो एनटीपीसी ने किया, ऐसे परियोजना को ना लाए। उनको जैसे एक्शन करना चाहिए हमारी सरकार को, और उसको बैन करना चाहिए जोशीमठ में, क्योंकि ये आपदा 2021 में भी रेणी तपोवन में भी आई थी। सबसे पहला उदाहरण वहां से हुआ, फिर भी हमारी सरकार ने कुछ समझा नहीं, सोचा नहीं, फिर भी अब वो एनटीपीसी का काम किया, और ये नए साल के दिन आज देख रहे होंगे आप लोग सभी किस तरीके से जोशीमठ का हाल हो रखा है। जी। सचिन, ये जो यात्रा आपने शुरू करी है, इसकी तारीख क्या है? कितने दिन से आप ये यात्रा कर रहे हैं और क्या कुछ परेशानियों का सामना आप सभी युवाओं को यात्रा के दौरान करना पड़ा है? ये ये हम 1 तारीख को निकले थे, 1 मार्च को निकले थे शाम को। तो इस पे से हमारे युवा भी आए, हमारे जिस जो मतलब कि ये देवभूमि को प्यार करता है, और उत्तराखंड जोशीमठ, हमारे जोशीमठ के निवासी है जहाँ हमने स्टार्ट की। और आधे रास्ते पे हम 1 तारीख से निकले, तो आज हम ऋषिकेश में हैं, और कल हम जी। देहरादून जाएंगे, और परसों हम गांधी पार्क में जाएंगे, वहां हम अपील करेंगे लोगों से। और ये हमको परेशानी ये है कि हमारे जिस तरीके से हमारे दोस्त हैं बाकी 9, और में से मिला के 9 हैं, कितनों के पाँव में छाले पड़ रहे हैं, किनके फंगस हो चुके हैं, किस तरीके से वो भी अपना पीड़ा लेके, मतलब देवभूमि का दर्द लेके, उत्तराखंड और जोशीमठ का दर्द लेके सबसे ये अपील कर रहे हैं कि ऐसी आप भी मत लाओ, ऐसी योजनाएं जो ऐसे काम करेगी। जी, सचिन, जो ये 9 युवा आपको मिलाकर जो 10 युवा हैं, ये सभी जोशीमठ से ही आए हैं या फिर आपको यात्रा के दौरान लोगों का समर्थन मिला और लोग जुड़े यात्रा में? ये आए जोशीमठी से आए 10, और 9 आए थे, फिर एक मिला हमको चमोली से मिला, जोशीमठी का था, वो भी आया, और एक आधे रास्ते पे मिला, वो भी कहीं मतलब 30-40 किलोमीटर वो भी पैदल चला, उसको भी कह रहा था वो मुझे भी अपने उत्तर हिमालय हिमालय का बहुत दर्द है, इसलिए जिस तरीके से ये योजना आ रही है और उसके वजह से मतलब कि जो सरकार है जो एक्शन नहीं ले रही है, तो वो भी उसके लिए वो भी काफी किलोमीटर तक वो भी पैदल चला हमारे साथ। फिर उसके कुछ पेपर थे इसलिए वो देहरादून तक नहीं आए, पर उसके लिए भी मैं बहुत उसकी थैंक यू बोलना चाहता हूँ, और क्योंकि वो उसको दर्द है हमारे उत्तराखंड के लिए, जोशीमठ के लिए। जी। 12 दिन का जो ये आपने सफर तय किया है, पैदल यात्रा की है, जोशीमठ के दर्द को लेकर आप देहरादून आ रहे हैं, सरकार से आपकी मांगे हैं। तो मैं ये जानना चाहूंगी कि देहरादून आने के बाद फिर आपका अगला कदम क्या होगा? देहरादून में आने के बाद आप क्या करेंगे? देहरादून आने के बाद यही हम सरकार से ये करेंगे कि जो संघर्ष समिति की जो मांगे हैं, उनको उनके साथ जो मांगे हैं उनको पूरा कर लीजिएगा। जो तभी ये इसलिए धरने में बैठे हैं संघर्ष समिति के, और सारी जो सिमट वासी बैठे हैं जो धरने में, हर आंकड़ा बनाया जा रहे हैं 9 वार्डों का, हर दिन अलग अलग वार्ड की बारी आती है वहाँ। तो जिस तरीके से वो जी। धरने में बैठे हैं कि अगर सरकार हमारी सुनेगी तो हमको मतलब कि ज्यादा आगे कदम नहीं उठाना पड़ेगा, कि हमारी स्ट्राइक भी रुक जाएगी, और हम इस तरीके से वहाँ जो सिमट के वासी है, जितने निवासी है, वो नहीं करेंगे, स्ट्राइक में नहीं बैठेंगे। और जो सिमट के जल्दी, मैं ये सरकार हमारी बातें जल्दी सुननी चाहिए। जी। सरकार का ये कहना है कि वो जोशीमठ वासियों के साथ है, तो ऐसे में आप एक जोशीमठ के निवासी हैं, तो आपको कैसा लगता है या कैसा आप इस बात पर आप एग्री करते हैं कि सरकार पूरा समर्थन दे रही है या नहीं दे रही है? तो मैं तो अभी मतलब मेरे हिसाब से तो सरकार अगर कह रही है मैं जोशीमठ के साथ हूँ, अगर सरकार अगर जोशीमठ के साथ होती तो इन्होंने दो मतलब कि बोला था प्री हेड जो हट्स बनाने थे, पर अभी तक नहीं बना पाई। अगर सरकार जोशीमठ वासियों के साथ रहती तो वो उन्होंने तुरंत काम कर देना होता, तो अभी तक वो हट्स बनाए रहता। अभी तक वो हट्स एक भी तैयार नहीं हुआ, करीब उनके ढांचे ही तैयार हुए और बाकी नहीं हुए। लोग किस तरीके से होटल में रह रहे हैं, पहले स्कूल में रहे, फिर होटल में रहे, और अब होटल वाले कह रहे हैं यात्रा चलने वाली है, सरकार यात्रा खोल रही है। और जिस तरीके से यात्रा, आपको भी पता है बद्रीनाथ के कपाट अब खुलते हैं, तो वो भी कह रहे हैं हमारे जो मतलब कि वो आएंगे बाहर के, तो हम कहाँ रखेंगे उन्हें, तो हमको भी वहां से होटलों से कह रहे हैं कि तुम निकल जाओ। तो ये सरकार हमारे जी, साथ ये मुझे एक नहीं लग रही है, हमारा साथ देना चाहती है। जी, सचिन, ये एक मुख्य आपने एक वजह बताई है कि यात्रा भी शुरू होने वाली है, तो ऐसे में जोशीमठ वासी ही वहां
ठहर नहीं पा रही हैं, ऐसा वहां का मंजर है, तो यात्रा कैसी होगी। और यही सरकार से ये कहता हूँ और पूरे उत्तराखंड वासियों से ये कहना चाहता हूँ, क्योंकि हमारा हिमालयन इस पॉल्यूशन के लिए नहीं बना है। जो जिस तरीके से ये एनटीपीसी में भी ये जो बिजली आ रही है सब बाहर सप्लाई हो रही है, किस तरीके से हमारा उत्तराखंड में भी, आप जैसे दिल्ली में कितना पॉल्यूशन होता है। और ऐसे आने वाले टाइम में मैं तो सोच रहा हूँ कहीं हमारी मतलब की उम्र जब 45 40 50 हो जाएगी, तो उत्तराखंड में भी दिल्ली जैसा हाल होने वाला है। जिस जगह दिल्ली में पॉल्यूशन कितना है, और क्योंकि जी हिमालय इस तरीके से है कि हिमालय में शुद्ध हवा शुद्ध पानी मिलती है, और जैसे ग्लेशियर होता है जो ग्लोबल वार्मिंग पिघल रहे हैं। तो ये मेन कारण मैं इन इन चीजों का बताता हूँ, जो इस तरीके से वो आ रही है हमारी, ये जो सरकार भेज रही है एनटीपीसी है, कोई भी ऐसी संस्था है जो विकास के नाम पे विनाश कर रही है। तो इस सरकार को सोचना चाहिए इसके बारे में, क्योंकि इस पे की सुषमा स्वराज ने भी एक लोकसभा उस पे भी वो भाषण दिया था, जो किस तरीके से मतलब प्रकृति अपना वो लेती है। तो जैसे आपने ये भी सुना होगा सभी ने कि जब धारी देवी को उठाया था इन्होंने, तो किस तरीके से जी। पल्ले आया। तो उस केदारनाथ। तरीके से सरकार को ये भी पता होने के बावजूद भी कि किस तरीके से मतलब कि प्रकृति अपना पल्ले रहती है, किस छेड़छाड़ करने के बाद फिर भी ये अनदेखा कर रहे हैं, फिर भी और आगे काम करा रहे हैं। मैं एनटीपीसी को मेन कारण मैं ये जोशीमठ वासियों के लिए बताना चाहता हूँ, एनटीपीसी को कैसे करके भी गो बैक करना चाहिए जोशीमठ में, और तमाम ऐसे जहाँ ऐसे काम हो रहे हैं उनको हटाना चाहिए। जी ठीक है सचिन, बहुत शुक्रिया नेशन वन के साथ जुड़ने के लिए। ओके मैम।